हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। माय नेम इज पीयूष एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर। आज भी हम 40 टू 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में सीपीओ के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं थ्रू ऑप्शंस। इस क्लासेस में हम मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, मतलब एक सेम पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं, कभी पैराजम्बल्स, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स का हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एंटोनिम्स का हो सकता है। ऐसे हम मिक्स्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट आपका साथ साथ होता चले। सो लास्ट तक कॉन्सेप्ट्स को देखिएगा। जो भी समझ नहीं आता है कोशिश करिएगा कि मैं जो बताऊं उसको रिविजिट कर लें आप। फिर भी नहीं आता तो यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस, राइट। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, बट बिफोर दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड। जो स्टूडेंट्स सिर्फ स्पेसिफिकली एसएससी को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है। परचम क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके आप ये कोर्स को खरीद सकते हो। वहां पे कई सारे डिस्काउंट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी मेक श्योर कर सकते हो। इस कोर्स के जो मेन हाइलाइट्स रहे हैं वो 50 गोल्डन रूल्स और वोकैबुलरी थ्रू निमोनिक्स रहे हैं अभी तक, और बाकी चीजों में भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप सेग्रीगेट कर करके चीजों को एकदम कंठस्थ कर सकते हैं, राइट। सो इन क्लासेस की जो की पॉइंट्स हैं वो बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं। राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के साथ में आपको डिटेल पीवाईक्यूज के डिस्कशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। सो अपने एग्जामिनेशन में अपनी सक्सेस को 100% करने के लिए इंग्लिश का कोर्स बाय करना इज अ मस्ट थिंग, राइट। सो ग्रामर की प्रैक्टिस करिए, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करिए, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए। सारे प्रैक्टिस करने के बाद में मॉक टेस्ट लगाइए और इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो इन होने वाला है, राइट। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 9929507407 पे। कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी ऑप्शन चलेगा, या स्टिल अगर क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती हैं तो अपनी क्वेरीज को प्रॉपरली लिख के आप मेल कर सकते हो parchamclasses06@gmail.com पे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 40 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए थे फर्स्ट डे पे। आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आज का सेंटेंस स्पॉटिंग एरर से शुरू होता है। यहां पे लिखा है मोना टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर शी गेव हर कंसेंट टू द प्रपोजल। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मोना टुक अ लिटिल टाइम फॉर थॉट हो जाएगा, मतलब थॉट के लिए थोड़ा टाइम दिया। टाइम टू थॉट की जगह इट इज टाइम फॉर थॉट होता है बेटा, है ना। सोच समझने के लिए थोड़ा समय देना। सो इट इज नॉट टू थॉट, इट इज फॉर थॉट, ये याद रखिएगा। तो जहां पे भी फॉर थॉट लिखा है मतलब ऑप्शन 3, यहां पे मैं एरर स्पॉट कर दूंगा एंड दैट्स हाउ आई लैंड एट ऑप्शन 3 एज द करेक्ट चॉइस। आई होप ये क्लियर होता जा रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब यहां पे एक ईडियम लिखा है अ मेयर्स नेस्ट। इसका मतलब क्या होता है ऑप्शंस में से देखते हैं, फिर एलिमिनेशन के थ्रू हम एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। पहला है अ न्यू सिचुएशन, सेकंड है अ कंफ्यूज सिचुएशन, थर्ड इज अ फेमिलियर सिचुएशन एंड फोर्थ इज अ रिफ्रेशिंग सिचुएशन। देखो मेयर्स नेस्ट एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन होता है, तो फर्स्ट बाहर, थर्ड बाहर और फोर्थ बाहर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा। अ मेयर्स नेस्ट इज अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। नंबर 43 पे आते हैं। इट सेज सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हैं, इसमें से किसी एक की स्पेलिंग गलत है, बताना है कौन सा वाला। देखो इमेंस का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा होना। सो इमेंस की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर होता है इनहांस, इसका स्पेलिंग भी ठीक लग रहा है। फोर्थ है एलिगेंस, इसका स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन अगर आप इंसेंस देखो तो इसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे जो लास्ट में सीई है, दिस शुड बी एसई, तब ये इंसेंस बन के तैयार होगा, राइट। तो यहाँ पे सेकंड वाले में हमको एरर मिल गई है, इसलिए पार्ट नंबर 2 के साथ मेरे को जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है, मुझे इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। द एयर होस्टेस सेड टू द पैसेंजर्स दिस इज आवर इनॉग्रल फ्लाइट स्टार्टिंग टुडे। अब यहाँ पे कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन एकदम इजीली हमसे सॉल्व हो जाएगा। वो बातें कौन सी हैं? पहली चीज तो ये सेड लिखा है जो ये इन्फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एयर होस्टेस एक अथॉरिटी है और पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। सो एयर होस्टेस सेट की जगह इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। अब जिसमें भी इन्फॉर्म नहीं है वो ऑप्शन हम हटा देंगे, मतलब सेकंड वाले में टोल्ड है ये गलत हो जाएगा,
थर्ड वाले में भी टोल्ड है, ये भी आउट हो जाएगा। सो 2 और 3 तो बाहर है। कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर 1 बचता है और ऑप्शन नंबर 4 बचता है। दोनों में इन्फॉर्म्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है दिस इज आवर इनॉग्रल फ्लाइट स्टार्टिंग टुडे। अब टुडे को हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट डे यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो यहाँ लिखा है टुडे और लास्ट वाले में लिखा है दैट डे, यानी कि फर्स्ट तो ऑप्शन में नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज मेरे को कन्वर्ट करना है। तो मुझे सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ही सेंसिबल लग रहा है। देखिए इस तरीके से आप अगर की पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये मैंने गोल्डन रूल्स में ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। आई गेस गोल्डन रूल नंबर 50 है ये या 49 है ये, जिसमें हमने पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक ही रूल में कवर कर लिया है। राइट तो इसमें हम की पॉइंट्स देख के सीधा सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उसको आंसर करो, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज हमेशा होता रहता है। चलिए सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4 दैट इज द करेक्ट चॉइस। नंबर 45 पे आते हैं। select the correct direct form of the given idiom of the given sentence। अब यहाँ पे indirect ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट फॉर्म बताना है। he told her that he could not marry her then but he would surely do so the following year। अब द फॉलोइंग ईयर लिखा हुआ है, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, लेकिन सब में ये करेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है। ही सेड टू हर, सब में ही सेड टू हर लिखा है, मतलब 1 2 3 4 किसी में भी अभी तक डिफरेंस केटर नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि बट ही वुड श्योरली डू सो द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे वुड लगा हुआ है, मतलब किस हिसाब से होना चाहिए? अब ये लिखा है कि यहाँ पे वुड लिखा है, तो अगले वाले में क्या होना चाहिए? विल यूज होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट में वुड है, मतलब पहले क्या होना चाहिए? विल। तो सब में विल भी यूज किया है, इसका मतलब ये विल भी ठीक है। अब हमको बेसिकली सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा जो कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है। चलो देखते हैं। ही सेड टू हर ही कैन नॉट मैरी यू नाउ बट ही विल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। अगर मैं ये करूंगा तो किसी 3 लोगों के रेफरेंस में बात हो जाएगी, इसलिए पहला बाहर है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उसने लड़की को बताया था कि वो अभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगले साल डेफिनेटली वो कर लेगा। तो 2 ही लोग हैं जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोगों की बात हो रही हो, इसलिए दिस इज आउट। सेकंड देखते हैं। ही सेड टू हर आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई विल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे आई के रेफरेंस में बात हो रही है और लड़की से कहा जा रहा है। ये 2 वाला अभी तक फिलहाल करेक्ट लॉजिक दे रहा है। थर्ड देखते हैं। ही सेड टू हर आई कुड नॉट मैरी यू देन। अब देखो यहाँ पे देन हो गया, मेरे को देन जो होता है उसको नाउ में कन्वर्ट करना होता है, मतलब यहाँ पे देन जो है ये आउट हो जाएगा, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। फोर्थ देखिए। ही सेड टू हर आई कैन नॉट मैरी हर। अब अगर ही सेड टू हर लिखा है तो आई कैन नॉट मैरी यू होना चाहिए, हर लिखोगे तो तीसरी लड़की फिर इन्वॉल्व हो जाएगी, इसलिए फोर्थ भी बाहर हो जाएगा। कौन से एलिमिनेटेड है? 1 3 एंड 4 आर आउट। इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2 दैट गेट्स एट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। पढ़ लेते हैं। ही सेड टू हर आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई विल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से ये परफेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 46। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इसका ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम मेरे को बताना है। देखो वर्ड है फास्टिडियस। कौन से लोग होते हैं फास्टिडियस? ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, जो किसी चीज से खुश नहीं होते हैं, है ना? तो फास्टिडियस ऐसे लोगों को बोला जाता है। फिर यहाँ पे हमें बताना है एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। डिफिकल्ट हो जाएगा, किसी को खुश करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये तो सिनोनिम हो गया, 1 इज आउट। फसी का मतलब बहुत मुश्किल क्रिएट कर दे या जो बहुत नाटक वाला हो, अगेन बाहर हो जाएगा। क्रिटिकल मतलब जो मुश्किल हो, ये भी बाहर हो जाएगा। क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इनडिफरेंट, है ना? जिसको प्लेजर और पेन से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको खुश करना दुख करना से कोई मतलब ही नहीं है। सो फास्टिडियस का ओनली एंटोनिम दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब ये सेंटेंस पढ़ते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, डू यू? अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन टैग का सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कॉमा के पहले और कॉमा के बाद 2 पार्ट्स होते हैं। कॉमा के पहले वाले पार्ट में हम एरर स्पॉट नहीं कर सकते हैं, कॉमा के बाद ही हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और अंडरलाइन पार्ट भी यहाँ पे ही है। तो देखते हैं कॉमा के बाद में एक्चुअली में क्या क्या आना चाहिए। देखिए ध्यान से। यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि इकलौती वर्ब यहाँ पे हैव ही है। जब भी कभी वर्ब को हेल्पिंग बनना होगा एटलीस्ट 2 वर्ब्स होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डू, डज या फिर डिड में से कुछ यूज करते हैं। डू, डज या डिड में से कुछ यूज करते हैं। हैव लगा है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए डू या डज में से कुछ यूज करना पड़ेगा, डिड यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? डू या डज में से कुछ लेंगे। अब कॉमा के बाद में क्या क्या आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, एक नेगेटिव वर्ड चाहिए होता है, और फिर बाद में चाहिए होता है मेरे को एक सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो जब भी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हम डू, डज या डिड में से कुछ लगाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव कहीं नहीं है कॉमा के पहले, तो यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए मैं यू को रिप्लेस कर दूंगा यू से ही, और लास्ट में क्वेश्चन लग जाए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो डू नॉट यू मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब डोंट यू या डू नॉट यू कुछ भी कह लो। कॉमा के बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू, यानी कि गलती यहीं पे है। तो डू यू की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए बेटा, डू नॉट यू, यहाँ पे नॉट मिसिंग है, तो हैव यू गलत हो जाता है, नो इंप्रूवमेंट गलत हो जाता है, एंड डोंट दे गलत हो जाता है। इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डू नॉट यू। चलो 48 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में लिखा है, आपको बताना है इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा। इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम अली टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। अब यहाँ क्या लिखा है, वॉज प्लस V3 यूज हुआ है, वॉज प्लस V3 यूज हुआ है। अब ये पैसिव में है, एक्टिव में कैसे करेंगे, वॉज वर प्लस V3 जब होता है तो वो पैसिव में होता है, इसका एक्टिव कैसे होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो जहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है वही वाले ऑप्शंस को हम रखते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखो सलीम अली डिसाइडेड, ये ठीक है, सलीम अली डिवोटेड इज लाइफ, फिर थर्ड है सलीम अली हैज डिसाइडेड, ये गलत हो गया। फोर्थ में कह रहा है सलीम अली हैड डिसाइडेड, ये भी गलत हो गया। कौन से बच्चे, फर्स्ट है सलीम अली डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स, सलीम डिवोटेड हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। अब देखो सलीम अली के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, यहाँ पे मैं सिर्फ सलीम लिख रहा हूँ, तो मेरे को एग्जैक्टली वही चीज कॉपी करनी होती है जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ होता है। दैट्स व्हाई आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सलीम अली डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। इस हिसाब से फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 49। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ देमसेल्व्स, ऐसे लोग जो अपने बारे में इतनी ज्यादा बड़ाई कर लेते हैं कि ऐसे लगता है जैसे वो खुद को एडमायर कर रहे हैं, मतलब खुद ही को एडमायर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, देखो ईगोटिस्ट अपनी बड़ाई करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत करते हैं, दूसरों के सामने करते हैं, खुद को एडमायर नहीं करते हैं, तो वन आउट हो गया। ईगोसेंट्रिक लोग अपने बारे में बहुत सोचा करते हैं कि मेरा फायदा कैसे हो जाए, फिर ये बाहर हो जाएगा। अब अपने लिए एक्सेसिव एडमिरेशन हो जाना, अपने आप को एडमायर करने लगना कि नहीं जो भी है तू ही है बस और कोई नहीं है, ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट बोलते हैं। एंड फेनेटिक लोग भी यहाँ पे फिट नहीं होंगे। सो द ओनली वर्ड फिट सूटेबल वुड बी नार्सिसिस्ट। समझ आ रहा है, ईगोइस्ट ईगोसेंट्रिक अपने बारे में सोचते तो हैं लेकिन अपने आप को एडमायर करने वाले जो लोग होते हैं उनको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर रिमेनिंग विद इज ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, सो question number 50. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence to improve it. If no improvement is required, select no improvement required. अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये अंडरलाइन यहाँ पे मिस हो गया है, अंडरलाइन इतना है, द पोल्यूशन लेवल ought to keep under control। इसमें बताना है ought to keep सही लिखा है या इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सही लिखा है सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 3, अगर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें से कुछ भी रिप्लेस कर लीजिए। द पोल्यूशन लेवल ought to keep under control। अब ये पोल्यूशन लेवल जो है ना ये खुद से कंट्रोल नहीं हो सकता, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जब ये पोल्यूशन लेवल खुद से कंट्रोल हो सकता तो ये हम ought to keep अपने आप हो जाता, मतलब ये पोल्यूशन लेवल कंट्रोल खुद से कर रहा है, लेकिन पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोलर कोई और है, पोल्यूशन लेवल खुद कंट्रोल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ought to keep की जगह क्या लिखना चाहिए बेटा, ought to be kept अंडर कंट्रोल। तो ought to keep गलत है, ought to be kept अंडर कंट्रोल लिखेंगे। तो ought to be kept ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ कह रहा ought to be keeping गलत है, तो ought to be kept लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो, so it would be option number 1 that is correct। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसे लोग जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। देखो वल्नरेबल जो होते हैं वो जल्दी जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो ये भी बाहर हो जाएगा। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत सारे स्पेयर्स में एक साथ काम कर पाए, सो वर्सेटाइल इज आउट। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो थके नहीं, कभी निरंतर काम करता रहे बट वो थके नहीं, तो इनडिफैटिगेबल बाहर है। फोर्थ है इनकॉरिजिबल, मतलब जिनको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिनको सुधारा नहीं जा सकता है, इनको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4 दैट गिव्स अस द करेक्ट चॉइस, ठीक है। चलिए 52 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म दिया है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। उमेश सेड टू हिज फादर कैन यू गिव मी मोर मनी। अब यहाँ पे सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस में आस्क्ड कर दिया है, ठीक है। उमेद आस्क्ड हिज फादर इफ ही कैन गिव हिम मोर मनी,
उमेश asked his father that if he could give him more money. उमेश asked his father could he give him more money. उमेश asked his father if he could give him more money. अब देखो यहाँ पे can लिखा हुआ है, तो इसको इंडायरेक्ट में करते ही हम इसको could में कन्वर्ट कर देंगे, तो can वाला ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा। और कहाँ पे है can वाला? इफ ही कुड गिव। अब बाकी सारे कुड में है, तो कौन सा वाला गलत है? देखो, उमेश आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गिव हिम मोर मनी हो सकता है, उमेश आस्क्ड हिज फादर कुड ही गिव हिम मोर मनी, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग है, दैट इफ कुछ तो लगा होना चाहिए, बिना इसका ये गलत है। अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बोल रहा है उमेश आस्क्ड हिज फादर दैट इफ ही कुड गिव हिम मोर मनी हो सकता है, या उमेश आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गिव हिम मोर मनी, इसमें से कौन सा वाला हो सकता है? देखो, हमें यहाँ से सेकंड हटाना पड़ेगा क्योंकि दैट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सो इट वुड बी फोर्थ, उमेश आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गिव हिम मोर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को फोर्थ वाले के साथ में जाना पड़ेगा। ऑलराइट, 53, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, आपको बताना है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सा है। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स लीव फॉर द ट्रैक टुमारो। अब ये आपको एज अ क्वेश्चन देता हूं मैं, एज अ होमवर्क। चलो, ये क्विज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 वुड बी अ क्विज। पढ़ देता हूं, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स लीव फॉर द ट्रैक टुमारो। अब यहाँ पे सेड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सजेस्ट कर रहा है ये, तो सजेशन वाले में हो जाएगा। तो देखो, दो ऑप्शन यहाँ से, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, 2 वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब सजेशंस के बेसिस पे ये बात हो गई है, आगे आपको पढ़ के मेरे को बताना है कि क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए। राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड। आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इज 53। चलो 54 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये इनडायरेक्ट लिखा है, इसका डायरेक्ट बताना है आपको। देखिए, ही सेड दैट ही विल क्लियर ऑल हिज ड्यूज बाय द फॉलोइंग मंथ। ही सेज लिखा है यहाँ पे, ही सेज दैट ही विल क्लियर ऑल हिज ड्यूज बाय द फॉलोइंग मंथ। जब सेज लिख गया, इसका मतलब है मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेड वाले कॉन्टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जब विल लिखा है तो मेरे को विल पे ही बात करनी पड़ेगी, वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो थर्ड कह रहा है ही सेज आई विल क्लियर ऑल माय ड्यूज बाय नेक्स्ट मंथ। फोर्थ कह रहा है ही सेज आई विल क्लियर ऑल हिज ड्यूज बाय नेक्स्ट मंथ। अगर यहाँ पे आप हिज यूज करोगे तो तीसरा पर्सन भी आ गया, इसलिए फोर्थ को हटा के आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ही सेज आई विल क्लियर ऑल माय ड्यूज बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नंबर 55 पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला है पर्टिकुलरली, स्पेलिंग है PARTICULARLY। पर्टिकुलरली बिल्कुल सही है। बिट्रेयल BETRAYAL, बिट्रेयल मतलब धोखाधड़ी करना, बिल्कुल सही है। डिलीजेंस में डबल एल नहीं होता है बेटा, थर्ड यहाँ पे गलत है। डिलीजेंस में सिंगल एल यूज होता है। डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, है ना, वो यहाँ पे डिलीजेंस में डबल एल नहीं, यहाँ पे सिंगल एल होना चाहिए, यही गलती है। वेकेशन की स्पेलिंग भी सही है। सो 1 2 3 1 2 4 सही है। डिलीजेंस में इट शुड बी सिंगल एल, यही गलती है यहाँ पे। 56 पे आएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन to improve the underlined segment in the given sentence. If there is no improvement required, select no improvement. Again ये no improvement का ये sentence improvement का sentence है। अंडरलाइन पार्ट को फोकस करेंगे और देखेंगे कि सही है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। Some students think that if they cram few chapters, they can pass in the examination. देखो, pass in the examination, हिंदी में अगर हम बोलें कि एग्जाम में पास हो गया है तो दैट मेक सेंस, लेकिन इंग्लिश में इट इज नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, इट इज पास द एग्जामिनेशन। याद रखो ये। सो पास के बाद में इन हटाना पड़ेगा बेटा, तो नो इंप्रूवमेंट तो बाहर हो गया। बी पास इन द एग्जामिनेशन, फिर से यहाँ पे इन की बात कर रहा है। पास इन एन एग्जामिनेशन, ये भी गलत है। फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, इट शुड बी पास द एग्जाम। याद रखो, पास के साथ में इन नहीं लगाते हैं। 57 देखेंगे। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट बताएंगे। द टीचर सेड टू काव्या यू नीड अ न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश। ठीक है, द टीचर टोल्ड काव्या हो जाएगा। द टीचर टोल्ड काव्या दैट यू नीड वाले कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। यू नीड वाले में बात करेंगे या शी नीड वाले में बात करेंगे? चलो देखते हैं। द टीचर सेड टू काव्या यू नीड अ न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश। तो पहले लिखा है द टीचर टोल्ड टू काव्या दैट शी नीड्स अ न्यू बुक फॉर इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीड्स लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ये नीड है तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना पड़ेगा? पास्ट में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो नीडेड वाले यहाँ पे सेंस दे सकते हैं। द टीचर टोल्ड काव्या दैट शी नीडेड अ न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश। थर्ड कह रहा है द टीचर टोल्ड काव्या दैट यू नीडेड अ न्यू बुक नोटबुक फॉर इंग्लिश। फोर्थ कह रहा द टीचर सेड टू काव्या दैट यू नीड अ न्यू बुक फॉर इंग्लिश। अब देखो, नीड वाला तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि दैट शी नीडेड, थर्ड कह रहा है कि दैट यू नीडेड। अब यहाँ पे यू के रिप्लेस में बात हो रही है तो चेंज करके यू तो होगा नहीं, थर्ड इज आउट, इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2। द टीचर टोल्ड काव्या दैट शी नीडेड अ न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश। क्लियर है? चलो, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 58। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। इसका मतलब क्या होता है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब होता है एकदम जैसे कहते हैं ना कि दोनों एकदम सगे भाई जैसे हैं,
तो इसका मतलब है कि जो कद काठी, शक्ल, नेचर ऑलमोस्ट मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। तो वैसे कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब होता है एकदम बराबर या सिमिलर नेचर का होना। सो फर्स्ट इज बिलोंग टू द सेम फैमिली, ये बाहर हो जाएगा। सेकंड इज टू बी ऑफ अ सिमिलर नेचर, ये ठीक है। थर्ड टू कम फ्रॉम द सेम सोर्स गलत है। एंड फोर्थ टू शेयर द रिसोर्सेज, ये भी गलत है। इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टू बी ऑफ अ सिमिलर नेचर। 59 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। अगेन ये क्या है, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे रिजेंबल्स के साथ में टू भी अंडरलाइंड है बेटा, है ना, रिजेंबल के साथ में टू भी अंडरलाइंड है, नहीं तो ये सेंटेंस बन नहीं पाएगा प्रॉपरली। सो अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें कुछ गलती है या नहीं। सो माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई मदर अ लॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। अब रिजेंबल्स के साथ, रिजेंबल के साथ या रिजेंबल्स के साथ में कभी भी टू नहीं होता है। रिजेंबल का मतलब ऑलरेडी होता है किसी से मैच करना। सो यहाँ पे टू का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रिजेंबल से ही काम चलेगा। तो रिजेंबल के बाद में टू आ ही नहीं सकता, चाहे अंडरलाइन हो चाहे ना हो, इसीलिए अंडरलाइन करना मैंडेटरी हो गया। तो नो इंप्रूवमेंट की जगह पे हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 लेंगे, रिजेंबल्स लेंगे। हैज रिजेंबलेंस टू, इज रिजेंबलिंग टू, कुछ नहीं हो सकता, इट शुड बी जस्ट रिजेंबल। कभी भी टू या कोई भी प्रपोजिशन रिजेंबल के साथ में नहीं लगता है। नंबर 60 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, अंडरलाइन पार्ट पे ध्यान से देखते हैं। व्हेन ही वाज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर। अब देखो बिसाइड हिमसेल्फ लिखा है, कहते हैं ना आपा खो देना, मतलब अपने आप में ना फील करना या अपने आप में ना रहना, इसको बोलते हैं टू बी बिसाइड्स वन सेल्फ। बिसाइड का मतलब हो गया बगल में, बिसाइड्स का मतलब है अलावा, मतलब आपा खो देना मतलब अपने आप में ना रहना, है ना। तो कंट्रोल खो देने को बोलते हैं टू बी बिसाइड्स वन सेल्फ या हिमसेल्फ। यहां पे भी वही सेम कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि आपा खो देना या अपना कंट्रोल खो देना, तो बिसाइड की जगह पे बिसाइड्स लिखेंगे एंड दैट्स हाउ इट वुड बी करेक्ट। तो नो इंप्रूवमेंट गलत है, बिसाइड यहां पे नहीं हो सकता, इट शुड बी बिसाइड्स, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो 61 देखते हैं। एज बॉम्ब्स, यहां पे फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही है। एज बॉम्ब्स कीप फॉलिंग ऑन गाजा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली देयर होम्स। देखो हैव लगा है, बीन लगा है, हैव बीन के बाद में सिर्फ V3 यूज हो सकता है या फिर ING यूज हो सकता है, और कोई फॉर्म यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हैव बीन ऑर्डरिंग तो होगा नहीं क्योंकि बच्चे ऑर्डर तो कर नहीं रहे, उनको ऑर्डर किया जा रहा है या वो ऑर्डर सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे V3 यूज करेंगे और ऑर्डर की जगह ऑर्डर्ड करना पड़ेगा। सो हैव बीन ऑर्डर्ड लिखेंगे, हैज बीन नहीं क्योंकि बहुत सारे चिल्ड्रन हैं। हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली मतलब ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाना पड़ेगा। हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। नंबर 62 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये एक्टिव में है, वी हैड रिपेयर्ड द रोड्स बिफोर द मॉनसून सेट इन। अब हैड प्लस V3 लिखा है मतलब ये एक्टिव में है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, हैड प्लस बीन प्लस V3, हैड बीन प्लस V3 कर देंगे, ये इसका पैसिव बन के तैयार हो जाएगा। द रोड्स वर रिपेयर्ड बाहर हो जाएगा, द रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड, ठीक है, द रोड्स हैव बीन रिपेयर्ड बाहर हो जाएगा। फोर्थ द रोड्स आर रिपेयर्ड, ये भी बाहर हो जाएगा। कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड बिफोर द मॉनसून सेट इन, राइट। चलो 63 पे आते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है विशिएट, इसको विटिएट विशिएट कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या है, इसका मतलब क्या होता है। विशिएट का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म या नते नाबूद कर देना या फिर पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। इसका सिनोनिम चाहिए। एनिहिलेट का मतलब होता है पूरी तरीके से बर्बाद कर डालना, खत्म कर डालना। फैसिलिटेट का मतलब तो सर्व करना होगा, तो टू बाहर हो जाएगा। वैलिडेशन का मतलब भी अप्रूवल हो जाएगा। प्रोपोगेट का मतलब आगे चलते जाना, तो एनिहिलेट हो जाएगा जिसका मतलब हो जाता है खत्म हो जाना। सो विचिएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज एनिहिलेट, याद रखिए इसको। 64 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बताना है आपको। ही सेड टू मी आई हैव डन माय ड्यूटी, ठीक है। ही टोल्ड मी सब में लिखा है, दैट सब में लिखा है। आई हैड डन माय ड्यूटी, यहाँ पे आई के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है तो आई को नहीं लेंगे। यहाँ पे ही हैव डन लिखा है तो हैड वाले कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही हैव डन हिज ड्यूटी। अब देखो हैव के केस में हैव नहीं आ सकता, तो हैव वाला बाहर हो गया। हैव को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, हैड वाले फॉर्म में। तो ही डिड हिज ड्यूटी, V2 भी बाहर हो गया। इकलौता ऑप्शन कौन सा बच रहा है, 2। सो इट शुड बी ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर F ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें नंबर 1 फिक्स था और पॉइंट नंबर 6 फिक्स था, वैसे यहाँ पे A और F फिक्स हैं। डायरेक्शंस पढ़ देता हूं। गिवन बिलो आर 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ
Sentence A is the beginning, whereas sentence F is the last sentence of the para. The middle four sentences are jumbled up. Select the option that gives their correct order, forming a meaningful and coherent paragraph. अब आपको बताना है बी सी डी ई में से कौन सा ये जो ऑर्डर्स दिए हैं इसमें से कौन सा ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा. चलो देखते हैं. When Tarun failed in his terminal examinations, his father was very angry with him. उसके पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में थे उससे. ठीक है. अब देखते हैं ऑप्शंस में. पहला बी है. It was a day he wanted to erase from his life and so he took to running. हो सकता है बी साथ में बैठे. सी कह रहा है his friends too made fun of him. उसके पिताजी गुस्से में थे और उसके दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाया. तो यहाँ पे सी फिलहाल ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है बी के कंपैरिजन में. बट लेट्स रीड डी. द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण. अब जब वो स्टार्ट करने लगा उसके बाद में ये बात होगी तो डी भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में. ई ही रैन ऑल अराउंड द पार्क. पहले स्टार्ट करे तब तो रन करेगा, यानी कि सबसे अच्छा स्टार्टिंग कौन सा मिल रहा है? सी मिल रहा है फिलहाल. सी के कितने ऑप्शन है? 2. सो 1 और 4 को अभी मैं एलिमिनेट कर रहा हूं. हमारे पास में बच रहा है सी ई एंड देन वी हैव सी बी. तो सी के साथ में ई देखते हैं. He ran all around the park. B कह रहा है it was a day when he wanted to erase from his life and so he took to running. तो पहले दौड़ना शुरू कर देगा या फिर वो पूरे पार्क में दौड़ चुका होगा. तो डेफिनेटली पहले शुरू करेगा, मतलब सी के साथ में क्या चाहिए? पहले बी चाहिए, बाद में कहीं जाके ई आएगा. सो सी के साथ में बी वाला पॉइंट चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा. राइट. तो थर्ड वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. देखिए इस तरीके से ना हम वर्ड्स के थ्रू चीजों को जान के और उस पे करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं. तो इस तरीके से आपको भी करना है, मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ के, हर बार पूरा पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर इजीली हो रहा है तो जस्ट गेट टू द आंसर एंड मूव अहेड. ठीक है. चलो 66 पे. गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर. अब फिर से ये सेंटेंस अरेंजमेंट का है, इसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस हैं, कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं है. अब आपको बताना है जो 1 2 3 4 ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑर्डर बता रहा है. चलिए देखते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन वाज नो एक्सेप्शन. अच्छा, यहाँ पे किसी चीज का एक्सेप्शन बताया जा रहा है या फिर कोई कंडीशन बताई जा रही है और कह रहा है कि वो कंडीशन एयरप्लेन के इन्वेंशन के टाइम पे भी आई थी. मतलब ए तो स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं करेगा, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे चलो नहीं है. डी और सी स्टार्टिंग से लिए हैं, तो बी पढ़ लेते हैं. हाउएवर द आइडिया ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट वाज क्वाइट रिपल्सिव टू सम पीपल. ठीक है. सी कह रहा है मेनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रीटेड विद रिडिक्यूल एंड डिसबिलीफ. बहुत सारे इन्वेंशन को स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, रिडिक्यूल या मजाक उड़ाया गया, उपहास हुआ और ऐसा हुआ. Most people who heard about the first powered flight on December 16, 1903 were excited and impressed. देखो, अगर मैं सी की बात करूं तो कह रहा है कि जब भी ग्रेट इन्वेंशन हुए उसका शुरुआत में उपहास हुआ या मजाक उड़ाया गया है. अब अगर आप सी के साथ में ए को लिंक करके देखो तो ये कह रहा है कि सबका मजाक उड़ा है और इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, इसका भी मजाक उड़ा था. तो सी के साथ में ए को फिट करना मैंडेटरी हो जाता है. तो सी के साथ में ए की पेयरिंग मैंने देख ली है. अब जिस भी ऑप्शन में सी के जस्ट बाद में ए नहीं होगा उसको मैं तुरंत हटाता जाऊंगा. चलो देखो, इसमें डी ए बी सी फर्स्ट वाला बाहर हो गया, इसमें डी बी सी ए ये तो बन रहा है, सी डी ए बी थर्ड भी बाहर हो गया, सी ए डी बी. अब कौन सा बच रहा है? डी बी सी ए और सी ए डी बी. लेकिन क्या हम डी से स्टार्टिंग कर सकते हैं? मोस्ट पीपल हु हैड हर्ड अबाउट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन डिसंबर 17, 1903 वर एक्साइटेड एंड इम्प्रेस्ड. चलो ठीक है, बी की बात करते हैं फिर. हाउएवर द आइडिया ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट वाज क्वाइट रिपल्सिव टू सम पीपल. फिर आते हैं सी पे. मेनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रीटेड विद रिडिक्यूल एंड डिसबिलीफ. अब पहले मैं सारी बात कर दूं एयरप्लेन की, फिर मैं एरोप्लेन के बारे में इंट्रोड्यूस करूं या इंट्रोडक्शन दूं, ये कहीं से सेंसिबल नहीं है. इस वजह से सेकंड वाला ऑप्शन सेंसिबल नहीं होगा. शुरुआत ही मुझे यहां से करनी पड़ेगी जब ये बोलेगा कि बहुत सारे इन्वेंशंस को स्टार्टिंग में मॉक या उपहास उनका किया जाता है. इस वजह से मैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना प्रेफर करूंगा एंड माई सीक्वेंस वुड बी सी ए डी बी. चलो 67 पे. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. फिर से यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, बताना है किस पार्ट में गलती है. चलिए देखते हैं. द इनोसेंट क्लर्क वाज अक्यूज्ड विद मिसअप्रोप्रिएटिंग फंड्स ऑफ द कंपनी. अक्यूज के साथ में हमेशा एक प्रेपोजिशन फिक्स होता है, वो है ऑफ. अक्यूज ऑफ का मतलब है किसी पे कोई इल्जाम लगाना. ठीक है. तो अक्यूज के साथ में विद नहीं हो सकता, ऑफ ही फिक्स होता है हमेशा से. सो अक्यूज विद वाले पार्ट में गलती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. देखो कितना इजी क्वेश्चन था. चलो 68 पे आते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब यहाँ पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट्स वर्क व्हाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन. जो ऐसे करके एक वुडन सा फ्रेम होता है ना जिसपे आर्टिस्ट का वो पूरा मतलब पेज को होल्ड करके रखता है और यहाँ पे एक पैलेट होता है जिसमें कलर्स भरे होते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इसको ईजल बोलते हैं, EASEL. लेक्टर्न पे लेक्चर दिया जाता है तो ये बाहर हो जाएगा. प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप कुछ भी स्पीच या कुछ दे सकते हो, थर्ड भी बाहर हो जाएगा. पोडियम खड़ा होके बोलने के लिए होता है, सो ये सब भी बाहर है. इट शुड बी ईजल, EASEL. ठीक है, याद रखिएगा.
69 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। He felt like a fish out of water as he was not accustomed for living in a large city। देखो accustomed के साथ में ये to जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। जैसे accuse के साथ में of फिक्स होता है, वैसे accustomed के साथ में to फिक्स होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो accustomed for गलत है, by गलत है, to would be the correct choice and fourth would be out। So ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमें जाना पड़ेगा। चलिए 69 के बाद में 70 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ चुका है। सो एक्टिव पैसिव के लिए एवरीबॉडी वांट्स अदर टू रिस्पेक्ट देम, यहाँ पे वांट्स लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है टू रिस्पेक्ट देम। 2 + V1 हमने क्या सीखा था, 2 + V1 जब भी होगा ये एक्टिव में होगा, इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2B + V3 यूज करेंगे और ये सही हो जाएगा। 2B + V3 करते ही ये ठीक हो जाएगा। तो एवरीबॉडी वांट्स अदर्स टू रिस्पेक्ट देम, तो टू बी रिस्पेक्टेड जिधर लिखेगा वही वाले ऑप्शंस पे हम रुकेंगे। तो यहाँ पे 2B सब में लिखा हुआ है, बस फोर्थ में 2B नहीं है, इसलिए फोर्थ को हम यहाँ से ही एलिमिनेट कर दे रहे हैं। सो एवरीबॉडी वांटेड टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, यहाँ पे वांटेड नहीं लिखेंगे यार, वांटेड तो पास में चला जा रहा है, तो 1 इज ऑल्सो आउट। सेकंड देखो, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, ये अच्छा है। दे वांट अदर्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, ये थर्ड वाला सेंस ही गड़बड़ कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, साथ में हम वर्ब पे ध्यान देते हैं, बस एक्टिव पैसिव बन के तैयार हो जाता है। 71 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई वुड लव फ्लाई अ फाइटर जेट वन डे, आई वुड लव टू फ्लाई हो जाएगा या फिर आई वुड लव फ्लाइंग अ फाइटर जेट वन डे, बट इसमें भी सबसे ज्यादा बेटर जो है वो है आई वुड लव टू फ्लाई, यहाँ पे टू मिसिंग है बेटा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 1 हट जाएगा, वुड लव टू फ्लाइंग गलत है, इट शुड बी वुड लव टू फ्लाई, वुड लव टू फ्लाई, वुड टू लव फ्लाई। देखो थर्ड आउट हो गया, देखो कितना कंफ्यूजिंग सा ये लिखने का पैटर्न होता है इनका, जिससे आप गलत पे टिक लगा दो। इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, इट शुड बी वुड लव टू फ्लाई। 72 देखते हैं, आपको पैसिव फॉर्म बताना है इस सेंटेंस का। टेक दीज 2 पिल्स विद वार्म वाटर, अब यहाँ पे क्या है, टेक दिस 2 पिल्स विद वार्म वाटर, टेक लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हो रही है। जब भी कभी ऐसा होता है हमेशा इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव बन जाता है, मतलब सजेशंस वगैरह वाले कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है। तो यू मे टेक नहीं लगा सकते, हम हमेशा शुड वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, या फिर लेट से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू टेक दिस पिल्स, ये भी गलत है। थर्ड, दीज 2 पिल्स शुड बी टेकन हो सकता है, वार्म वाटर शुड बी टेकन विद दीज 2 पिल्स, अरे नहीं, दवाई के साथ पानी लेते हैं, पानी के साथ दवाई थोड़ी लेते हैं, तो ये तीसरा वाला तरीका सही है, दीज 2 पिल्स शुड बी टेकन विद वार्म वाटर। थर्ड इज ओके, फोर्थ इज आउट, ठीक है। 73 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे मुझे एक्टिव फॉर्म चाहिए। अ पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड लिखा है, वॉज प्लस V3 लिखा है, वॉज प्लस V3 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वॉज प्लस V3 कन्वर्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड वाले कॉन्टेक्स्ट में जब भी होगा तब हम सही मानेंगे। रियान ऑर्गेनाइज अ पार्टी ऑन हिज 40th बर्थडे, ठीक है। अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड रियान, अरे ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। रियान विल बी ऑर्गेनाइजिंग, गलत है, विल बी तक जाएंगे ही नहीं। रियान हैज ऑर्गेनाइज्ड, ये भी गलत है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए 74 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, जो बहुत अच्छा वाक्य होता है, जिसको बोलने चालने का बहुत अच्छा ढंग होता है, उनको क्या बोलते हैं। लेक्चरर है, ऑरेटर है, स्पोक्स पर्सन है, एक्टर है, इट इज ऑरेटर, है ना। तो लेक्चरर गलत है, स्पोक्स पर्सन गलत है, एक्टर गलत है, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ऑरेटर। जिनको भाषण कला बहुत अच्छे से आती है उनको ऑरेटर बोलते हैं। 75, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट है, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, मतलब दो इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हो या फिर दो उसके मीनिंग्स निकल के आ रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं। एक्सप्लिसिट नहीं होता है, पैल्पेबल नहीं होता है, टेंजिबल नहीं होता है, इट्स एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, आपने कोई भी चीज बोली उसमें दो पहलू निकल के आ रहे हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसी स्टेटमेंट को एम्बिग्यूअस बोलते हैं, ठीक है। 76 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बताना है कौन सा वाला है। द हस्क ऑफ कॉर्न और द अदर ग्रेन सेपरेटेड बाय विनोइंग द और थ्रेशिंग, मतलब विनोइंग और थ्रेशिंग में कैसे करते हैं, अब हवा का वो जो प्रेशर आता है उसके बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे शैफ बोला जाता है इसको, पील, हे और फॉडर इसके थ्रू नहीं होते हैं, इसको शैफ बोलते हैं। जो भी विंड के थ्रू सेपरेट किया जाता है उसको शैफ बोलते हैं, ठीक है। 77 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म बताना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो हम या तो शुड यूज करते हैं या फिर हम लेट से स्टार्टिंग करते हैं। कहीं पे भी लेट से स्टार्टिंग नहीं हो रही, मतलब हम शुड वाले पे जाएंगे। तो देखो एक ही ऑप्शन शुड वाला है, 1 बाहर, 2 बाहर, 4 बाहर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज दैट बिल शुड बी पेड टुडे।
ठीक है। 78 पे आते हैं। 78 इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक भर के देखते हैं। आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, हिज कंडक्ट इज डैश सस्पिशन। ओवर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, बिलो सस्पिशन, अबव सस्पिशन। कौन सा वाला कर देंगे? देखो, ओवर नहीं, अंडर नहीं, बिलो नहीं, अबव सस्पिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, दैट इज अबव सस्पिशन, ठीक है। फिर आते हैं 79 पे। पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन। इसमें स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। पार्ट 1 लिखा है नो एरर, और बाकी 3 पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? यहाँ पे येट की जगह बेटा स्टिल होना चाहिए। जब भी कभी ऐसी बात करना होता है ना कि अभी तक क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तो स्टिल यूज करते हैं, येट की यूज नहीं करते हैं। इसलिए हमको येट की जगह क्या करना पड़ेगा? हमको स्टिल लिखना पड़ेगा। इसलिए 4th पार्ट में एरर है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ये है इनडायरेक्ट का क्वेश्चन और डायरेक्ट का क्वेश्चन है। ये आपको डायरेक्ट में दिया है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यू सेड टू मी आई शैल रीच इन टाइम फॉर द कंसर्ट। अब शैल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? या तो शुड में कन्वर्ट करते हैं, शैल को हम शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुड या वुड किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यू टोल्ड मी दैट आई शुड रीच इन टाइम फॉर द कंसर्ट। दूसरा कह रहा है यू टोल्ड मी दैट यू शैल रीच इन टाइम फॉर द कंसर्ट। अब यहाँ पे आई के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे? यू के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए 1 बाहर हो गया, ठीक है। आई वुड रीच, अब यहाँ पे भी बाहर हो गया। थर्ड देखिए, यू टोल्ड मी दैट यू वुड रीच इन टाइम फॉर द कंसर्ट हो गया। सेकंड कह रहा है यू टोल्ड मी दैट यू शैल रीच इन टाइम फॉर द कंसर्ट। अब देखो, शैल को शैल में ही कन्वर्ट नहीं करते हैं, सो 2 इज ऑल्सो आउट। क्या बचता है? ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है। तो आई होप अभी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। 40 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट मैराथन की क्लास में भी और डिस्कस करेंगे 40-50 क्वेश्चंस, जिसमें आई होप नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, और पैराजंबल के साथ साथ हम क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो कीप वॉचिंग, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहिए। जो क्विज क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।